सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू करने वाला है यूनिट सेकंड। तो ये यूनिट सेकंड का पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 2, एंड देन बाकी का सिलेबस भी हम अपनी वीडियोस में कवर कराएंगे। तो शुरू करते हैं। द बोर्ड स्ट्रक्चर एंड द डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो शेयर होल्डर चूज़ करते हैं फॉर अ कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन के लिए जिसको शेयर होल्डर चूज़ करते हैं वो डायरेक्टर होता है, और बाकी के अफेयर भी वही संभालता है। अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर टुगेदर इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब ये ग्रुप ऑफ डायरेक्टर एक साथ बैठते हैं, मतलब कई सारे डायरेक्टर, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। ऑल्थो जो बोर्ड है वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर सेट करता है फॉर द वेरियस प्रोग्राम, बट इज़ नॉट एबल टू इंश्योर कि उनका इम्प्लीमेंटेशन हो प्रॉपर, और कंटिन्यूस सुपरविजन वो पूरे एंटायर स्टाफ पे नहीं रख सकता। तो एंटायर स्टाफ पे सुपरविजन रखने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर 1 या मोर होल टाइम डायरेक्टर होते हैं और अदर टॉप ऑफिशियल्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं। जो ऑफिशियल्स हैं इनको कहा जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या ट्रेडिशन है, उस हिसाब से। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लिंक की तरह सर्व करते हैं। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो लिंक की तरह सर्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, और वो डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं ना, उनको मैनेज करते हैं और पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करके एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाते हैं। इसके अंदर इट टू बी इंक्लूड शेयर होल्डर पास देयर पावर ऑफ द अथॉरिटी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब ये ऐसे पूरे हायरार्की की तरह चलता है कि जो शेयर होल्डर है वो अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पास करते हैं, जो फर्दर सीईओ को, और फिर सीईओ से फर्दर डिपार्टमेंटल हेड को डेलीगेट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को। अब आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ऑफ आई में मतलब लॉ में एग्जिस्ट तो करती है, बट वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो रियल तो है नहीं। तो जो आर्टिफिशियल एंटिटी है, इसको इसके अफेयर मैनेज करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उन्हें डायरेक्टर कहा जाता है। ठीक है। डायरेक्टर इंक्लूड एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल। डायरेक्टर का मतलब है कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर की पोजीशन एक्वायर कर रहा है। जरूरी नहीं कि उसे डायरेक्टर ही बोले, किसी और भी नाम से बुला सकता है, नो इशू। देयर इज स्टैट्यूटरी डेफिनेशन फॉर द कंपनी डायरेक्टर्स, बट सेक्शन 149 ऑफ द कंपनी एक्ट सजेस्ट दैट एवरी कंपनी शेल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर। ये कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है कंपनी डायरेक्टर की, बट सेक्शन 149 कंपनी एक्ट ये कहता है कि हर एक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए जिसके अंदर इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर हो। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। पहला होता है डीम डायरेक्टर। ये जो डायरेक्टर होता है वो फॉर्मली अपॉइंट नहीं किया जाता, बट ये डायरेक्शन देता है, और अपनी इनके डायरेक्शन के हिसाब से जो बोर्ड है वो चलता भी है, इसलिए इसे डीम डायरेक्टर कहा जाता है। और इसको ना कंटिन्यूसली इंगेज रहना पड़ता है इस काम में ताकि डीम डायरेक्टर कहलाए। ये डायरेक्टर की तरह एक्ट, अगर ये डायरेक्टर की तरह एक्ट करता है 1 या 2 बार, तो इसको डीम डायरेक्टर नहीं कहलाया जाएगा। मतलब कंटिन्यूसली ये इस काम में रहता है और फॉर्मली अपॉइंट नहीं होता, बट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। शेडो डायरेक्टर। शेडो डायरेक्टर का ये टर्म जो है वो सुटेबल है उस पर्सन के लिए जो अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है। मतलब वो कंपनी को कंट्रोल तो कर रहा है, उसके ऑपरेशंस को भी कंट्रोल कर रहा है, बट अपने आप को हाइड करता है। शेडो डायरेक्टर गाइडेंस, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन तो प्रोवाइड कर सकता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को, लेकिन ये बिहाइंड द सीन काम करता है। एडिशनल डायरेक्टर। बोर्ड जो है वो अपॉइंट कर सकता है एडिशनल डायरेक्टर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज्ड करता है। तो एक पॉइंट कंसिडर करने की बात है कि जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो एडिशनल डायरेक्टर का, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एडिशनल डायरेक्टर मैक्सिमम स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब जो आर्टिकलेटेड डायरेक्टर तब अपॉइंट किया जाता है जब ओरिजिनल डायरेक्टर अपसेंस हो एटलीस्ट 3 महीने के पीरियड के लिए। जब हमें पता है कि ओरिजिनल डायरेक्टर 3 महीने तक यहाँ नहीं रहेगा तो हम अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिए जाते हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये किया जाता है बाय पासिंग अ रिसोल्यूशन इन अ बोर्ड मीटिंग। ठीक है। और एक बार इसका अपॉइंटमेंट हो गया तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर है वो तब तक ही अपॉइंट रहता है जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म है। मतलब अगर ओरिजिनल डायरेक्टर 4 साल के लिए अगले 2 महीने के लिए रहने वाला था तो ये अल्टरनेटिव डायरेक्टर सिर्फ उन 2 महीने के लिए ही काम करेगा। ठीक है। कैजुअल डायरेक्टर। ही और शी इज अपॉइंटेड व्हेन कैजुअल वैकेंसी में ऑकर। ये तब अपॉइंट किया जाता है जब कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, जैसे कि डेथ, रेजाइनेशन या डिसक्वालिफिकेशन, रिमूवल, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी की वजह से। तो टाइमली कैजुअल वैकेंसी को फिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए यही बंदा रहेगा, बस तभी के लिए इसको अपॉइंट कर दिया जाता है, बाद में इसको जल्द से जल्द फिल किया जाता है।
In case article be in silence about the casual vacancy, shareholder can fill it by taking a decision in a general meeting. अगर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, उसने कुछ दे नहीं रखा है इस बारे में कि कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल करना है, तो शेयर होल्डर इसको जनरल मीटिंग में फिल कर सकते हैं. जो टेन्योर होता है कैजुअल डायरेक्टर का, वो स्पेसिफाइड पीरियड जो ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, मतलब जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक ही होता है. जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट हो गया तो कैजुअल डायरेक्टर का काम खत्म हो जाता है. देन आ जाता है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. जो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में होती है, वो कुछ पर्सन के साथ कुछ पर्सन होते हैं जो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं और वो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इंगेज होते हैं. तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. और जैसे फाइनेंस एडिटर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब एग्जाम्पल हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के. देन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या है कि वो सिर्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं ले सकते मैनेजमेंट में डे टू डे ऑपरेशन के. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस और ओवरसीइंग द ऑपरेशन पे. फिर आ जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनी एक्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर. वो डायरेक्टर जिसका मैनेजमेंट के साथ कोई रिलेशन ना हो, वो बिल्कुल ही अलग हो. ये जो होते हैं वो फाइनेंशियली या पर्सनली कंपनी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते, ना ही उसकी होल्डिंग कंपनी पे, ना ही सब्सिडरी कंपनी पे, ना ही एसोसिएट कंपनी पे. और इनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब कंपनी का इन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. ये बिल्कुल इम्पार्शलिटी के साथ सारे डिसीजन लेते हैं. ये एम्प्लॉय भी नहीं हो सकते, ना ही फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब जो इंडिपेंडेंटली काम करे और कंपनी के वेलबींग में काम करे और मैनेजमेंट के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता. ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर. पहला, फिड्यूशरी ड्यूटी. डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनके पास पावर होती, उनको यूज़ करनी होती है अपनी पावर ऑनेस्टली और कंपनी के बेनिफिट के लिए. ठीक है, उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के अपने लिए प्रॉफिट बनाए. इसके ड्यूटी ऑफ स्किल, केयर एंड डिलीजेंसी. डायरेक्टर को अपनी ड्यूटी जो है वो प्रॉपर केयर के साथ और अपनी नेसेसरी स्किल्स लगा के करनी होती है. ड्यूटी टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग. ड्यूटी टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग रिक्वायर डायरेक्टर कि वो प्रेजेंट हो जब मीटिंग का शेड्यूल है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसमें, अच्छे से अपने व्यूज़ रखे और डिसीजन मेकिंग में भी कंट्रीब्यूट करे. ड्यूटी टू प्रॉपर डेलीगेशन. डेलीगेशन ऑफ टास्क शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद द अथॉरिटी प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. मतलब जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके हिसाब से ही अथॉरिटी का डेलीगेशन करना चाहिए. ठीक है, मतलब जो अथॉरिटी उनके पास है उसी का वो डेलीगेशन कर सकते हैं. अब जो अथॉरिटी डायरेक्टर्स के पास है ही नहीं, उसका डेलीगेशन नहीं कर सकते, इसमें ये बोला गया. देन कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड का मतलब होता है सारे डायरेक्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए उनके इंटरेस्ट को और कंपनी को मैनेज करने के लिए. जो बोर्ड है उनके पास पावर होती है कि वो मैनेजमेंट करे, डेलीगेशन करे और प्रमोशन करे फर्म जो कंपनी है उसके इंटरेस्ट को. अब पावर क्या होती है बोर्ड की? सेक्शन 292 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि जो कंपनी का बोर्ड है ऑफ डायरेक्टर है वो ये फॉलोइंग पावर कंपनी के बिहाफ पे एक्सरसाइज करता है. पहला क्या है कि वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग मेक अ कॉल, मेक अ शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर. मतलब जो भी शेयर होल्डर्स का अनपेड मनी है उस पर कॉल कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप अपना पैसा दे दो जो आपने अभी तक नहीं दिया है. वो डिबेंचर्स इशू करते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो डिबेंचर्स पैसा रेज कर सके डिबेंचर्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू. वो इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी. उनके पास पावर होती है कि वो जो सरप्लस फंड है कंपनी का वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कहाँ करना चाहिए. बोरो ऑफ मनी, वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी बोरो कर सकते हैं. देयर आर मेनी पावर स्पेसिफाइड बाय द कंपनी एक्ट. दीज इंक्लूड फिलिंग अ एम्प्टी वैकेंसी ऑफ द बोर्ड. इसके अलावा भी बहुत सारी पावर है जो कंपनी एक्ट ने डिफाइन किया है, जैसे एम्प्टी वैकेंसीज को फिल करना बोर्ड में, रिसीव करना नोटिस, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ द डायरेक्टर कि कितना ज़्यादा मतलब किसके शेयर होल्डर के पास कितना कितना शेयर्स होल्ड कर रखा है उन्होंने वो बताना, पर्सन को अपॉइंट करना एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और इन्वेस्टमेंट करना कंपनी की जो बिलोंग करती है सेम ग्रुप के साथ. अब आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Board has to ensure the responsible outlook toward promoting the good governance with the management of certain operation of the firm. बोर्ड को ये ध्यान रखना होता है, बोर्ड ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कंपनी के गुड गवर्नेंस में काम करे और अच्छे से कंपनी के जो ऑपरेशन है उन्हें मैनेज करे. अब रोल ऑफ डायरेक्टर क्या होता है बेटर गवर्नेंस में? कमिटमेंट टू द कंपनी. बोर्ड जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को और बहुत ही डिलीजेंसी के साथ और कमिटमेंट के साथ उन्हें काम करना चाहिए.
कैरी डिस्कशन, जितने भी इश्यूज़ हैं रिलेटिंग टू बिजनेस वो डिस्कस होने चाहिए बोर्ड के साथ एंड द डिसीजन उसके हिसाब से टेकन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बंदे ने आके बस बोले कि भाई ये डिसीजन है, नहीं, बोर्ड में वो डिस्कस होना चाहिए प्रॉपर, सबके व्यूज़ रखे जाने चाहिए और फिर उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। देन आ जाता है क्लियर डिसीजन मेकिंग। एक जो गुड ड्यूटी बाउंड और रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर होता है वो कभी भी अपने थॉट्स रखने से नहीं डरता। अगर उसे लग रहा है कि ये काम ठीक नहीं है या ये डिसीजन कंपनी के हित में नहीं है तो वो बोल सकता है। वो कभी भी ऐसे डरेगा नहीं कि नहीं यार मैं नहीं बोल रहा, ऐसे कुछ नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सीईओ, जो डायरेक्टर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉय करे या डिसमिल करे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। एक्विजिशन डिसीजन, बोर्ड जो है वो अप्रूव करता है डिसीजन रिगार्डिंग एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी में मिला लेना, एक्वायर कर लेना, तो एक्विजिशन डिसीजन भी बोर्ड ही लेता है। लॉन्ग टर्म विजन, बोर्ड जो होता है वो कमिटेड होता है कि वो एक्ट करे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में और स्टेक होल्डर के, और वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं सारे स्टेक होल्डर से ताकि स्मूथ वर्किंग हो सके कंपनी की। अब आ जाते हैं कमेटी एंड देयर फंक्शन। कमेटी क्या होती है? कमेटी का मतलब होता है स्मॉल एसोसिएशन ऑफ पीपल जो मेजर डिसीजन लेते हैं और रिकमेंडेशन मेक करते हैं फॉर द वेरियस मैटर्स। मतलब 4-5 लोग या इससे ज़्यादा लोग, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कोई भी किसी पर्टिकुलर मैटर्स पे, या फिर अपनी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये डिसीजन ऐसा होना चाहिए, इसमें ये काम होना चाहिए। बोर्ड कमेटी जनरली सेटअप की जाती है व्हेन इशू सीम वेरी कॉम्प्लेक्स, जब कोई भी इशू बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो बोर्ड की कमेटी सेट कर दी जाती है। रिक्वायर्ड थोरो डिस्कशन, और फिर उस टाइम पे बहुत ही डिस्कशन होता है, बहुत सारे टॉपिक जो है उन्हें कंसिडरेशन में लिया जाता है और तब कोई काम होता है। पावर, फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ द बोर्ड कमेटी। अब स्पेशलाइजेशन ऑफ कमेटी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। देखो अब बहुत सारी कमेटी हम पढ़ने वाले हैं और हर कमेटी की जो स्पेशलाइजेशन है वो एक दूसरे से अलग होती है। पावर ऑफ द बोर्ड कमेटी, क्या क्या पावर है बोर्ड कमेटी के पास? पहला, empower to obtain information from any worker, consultant, employee, department, etc. appointment in the company. Each party instructed to cooperate with the committee member for the smooth functioning of the company. देखो इन्हें एम्पावर्ड किया गया है, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, वर्कर से, कंसल्टेंट से, डिपार्टमेंट से, अपॉइंटमेंट इन द कंपनी के अपॉइंटमेंट में, और ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कॉपरेट करने के लिए। मतलब ये बोल सकते हैं किसी भी पर्सन को कि वो कमेटी के साथ कॉपरेट करे ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। कमेटी जो है वह एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं रिलेटेड मैटर से। थर्ड, उनके पास गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंट होता है फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मतलब जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो कमेटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ताकि कमेटी अच्छे से काम करे। दे कैन इंडिपेंडेंटली रन अ रिसर्च ऑन अ सब्जेक्ट मैटर एंड दे हैव अ पावर टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द बोर्ड इफ द रिकमेंडेशन आर नॉट अडॉप्टेड। उनके पास पूरा चांस होता है कि वो इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट मैटर, मतलब कोई भी टॉपिक है उस पर पूरी रिसर्च कर सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और वो बोर्ड से क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो बोर्ड से मांग सकते हैं कि आप मेरे को हमें क्लैरिफाई करो ये चीज़ें, और बोर्ड उनको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देगा भी। देन आ जाता है फंक्शन ऑफ द बोर्ड कमेटी। कमेटी शुड एम्प्लॉय प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन इटसेल्फ एंड द मैनेजमेंट। कमेटी को एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना के रखना पड़ता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके बीच में और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे से एक्सचेंज हो सके। कमेटी जो है वो मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे से काम करती है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो या ओवरलैपिंग ना हो उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। कमेटी जो है वो कंपनी के ऑफिसर को फैसिलिटेट करती है और बोर्ड मेंबर को कि वो रिलेशनशिप बना सके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करती है। कमेटी आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड इंडिविजुअल हु आर बेस्ट सूटेड फॉर द वर्क इन अदर कमेटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी का ये भी काम होता है कि वो जैसे आप आगे पढ़ोगे नॉमिनेशन कमेटी, तो उसके बिहाफ पे बोला जा रहा है कि कमेटी का काम ये भी होता है कि वो देखे और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करे कि कौन है जो दूसरी कमेटी में अच्छे से काम कर सकता है। ड्यूटी ऑफ द बोर्ड कमेटी, जो मेंबर होते हैं कमेटी के उन्हें कई सारी ड्यूटी फुलफिल करनी होती है, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है, जैसे लॉयल्टी की, ऑनेस्टी की या डिसेंसी की। जो मेंबर होते हैं कमेटी के वो पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल मैटर ऑर्गेनाइजेशन का। जो परफॉर्मेंस और अचीवमेंट है कमेटी के वो रिपोर्ट की जाती है बोर्ड को एनुअली। जो पीरियोडिक परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होता है कमेटी का वो भी परफॉर्म किया जाता है। देन डिस्कशन ऑन द मैटर रिक्वायर रिव्यू विद इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर, मैनेजमेंट शुड बी टाइमली टेकन इनटू अकाउंट एंड देयर रिकमेंडेशन शुड बी अडॉप्टेड। अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिसके अंदर हमें इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट या ऑडिटर मैनेजमेंट का रिकमेंडेशन चाहिए तो वो टाइमली कमेटी उसे लेती है और फिर उसके हिसाब से रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है।
परफॉर्मेंस ऑफ ऑल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन बाय बोर्ड शुड बी डन। जितना भी काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड जो है वो कमेटी को असाइन करती है वो सारा इनको करना होता है। अब कमेटी की क्लासिफिकेशन, अब बहुत सारी कमेटी बनाई जाती है। कुछ कमेटी फॉर्म होती है रिक्वायरमेंट बाय द कंपनी, क्योंकि कंपनी लॉज या लॉस ने कुछ किया है, और कुछ कमेटी जो होती है वो अपनी मर्जी से कंपनी बना लेती है फॉर अ वेल फंक्शनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे कमेटी को डिवाइड किया गया। चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा आता है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिर्फ मैंडेटरी कमेटी को एक्सप्लेन कर दो। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा मैंडेटरी कमेटी क्या है तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे। तो मैंडेटरी कमेटी में ऑडिट, रिमिनेशन, शेयर होल्डर ग्रीवेंस एंड नॉमिनेशन। नॉन मैंडेटरी कंप्लाइंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मैंडेटरी कमेटी की पहली कमेटी, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट सब कमेटी है। ठीक है, ये लिंक की तरह काम करती है बोर्ड, इंटरनल ऑडिट कमेटी एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच में। ये कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखती है कि कैसा फाइनेंशियल प्रोसीजर चल रहा है। ऑडिट कमेटी जो है 3 से 4 बार साल में मिलती है वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए। ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या है कि इसके अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए एज अ मेंबर, और 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट। मतलब मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और 2/3 मेंबर, इस कमेटी के जो 2/3 मेंबर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने अभी पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन में। जितने भी मेंबर हैं ऑडिट कमेटी के, उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंस की, एंड एटलीस्ट 1 मेंबर शुड हैव अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़। मतलब एक मेंबर को एटलीस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए। जो चेयरमैन है कमेटी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरमैन को प्रेजेंट होना होता है एनुअल जनरल मीटिंग में आंसर करने के लिए ऑडिट रिलेटेड क्वेरी शेयर होल्डर्स की। कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो ही एज अ सेक्रेटरी ऑफ कमेटी काम कर लेता है। जितने भी मेंबर है कमेटी के उन्हें अपॉइंट किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। अब पावर क्या ऑडिट कमेटी के, वो किसी भी एम्प्लॉय या एग्जीक्यूटिव से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो एडवाइस ले सकते हैं लीगल मैटर से फ्रॉम एक्सपर्ट, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में। रोल क्या है, ये क्या करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखते हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर देखते हैं कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर हो रहा है या नहीं, ताकि क्रेडिबिलिटी रहे और जो कंपनी के नॉर्म्स हैं उन्हें कंप्लाइंस हो सके। वो रिकमेंडेशन करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेचुरी ऑडिटर एंड फिक्सिंग हिज और हर ऑडिट फी। मतलब जो स्टेचुरी ऑडिटर होता है वो उसको अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंट करने में अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, और उसकी जो क्या कहते हैं फ़ी होती है वो भी ये लोग फिक्स करते हैं। रिव्यू करते हैं और डिस्क्लोज करते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बोर्ड को जाके बताते हैं। फिर जो स्टेचुरी और इंटरनल ऑडिटर है उसकी परफॉर्मेंस को भी यही एनालाइज करते हैं। ये डिस्कशन करते हैं ऑडिट टीम के साथ कि क्या क्या फाइंडिंग है। फिर पोस्ट ऑडिट मैटर पे फॉलोअप भी लेते हैं कि मतलब जो ऑडिट हो गए हैं उन पे देखते हैं कि क्या क्या रहा, क्या कहाँ कहाँ दिक्कत आई, आगे कैसे करना है। और ये जो विसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क है, विसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क आगे पढ़ेंगे हम, उसको भी रिव्यू करते हैं और ये कैरी आउट करते हैं सारे फंक्शन जो ऊपर मेंशन है रेफरेंस टू द ऑडिट कमेटी। मतलब जो भी टर्म ऑफ रेफरेंस है, जो भी गाइडलाइंस है उनके हिसाब से ये कैरी आउट करते हैं। Rumination Committee. Rumination Committee approve and formulate policy related to compensation, pension and other allowance offered by the company. ये कमेटी क्या करती है, ये पॉलिसी बनाती है कंपनसेशन, पेंशन और दूसरे अलाउंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है उनके रिगार्डिंग। ये चेक करती है कि कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन में, और डिज़ाइन करती है इफेक्टिव रुमिनेशन पॉलिसी। जो इफेक्टिव रुमिनेशन पॉलिसी होती है वो देखती है कि कहीं एक्सेसिव पेमेंट तो नहीं हो रहा, कि सीनियर एग्जीक्यूटिव अपने आप को ज़्यादा पे कर रहे हो, फेयर इन्वेस्टमेंट हो रही है यानी। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द गवर्नेंस नॉर्म इन यूएस, पब्लिक कंपनी वर इंस्ट्रक्टेड टू पब्लिश द सैलरी ऑफ द टॉप 5 एग्जीक्यूटिव इन अ इनिशिएटिंग स्टेप। यूएस के नॉर्म्स आने के बाद, गवर्नेंस नॉर्म्स, यूएस में ये हो गया था कि जो पब्लिक कंपनी है वो अपनी 5 टॉप एग्जीक्यूटिव की सैलरी को पब्लिश करेंगी, और कंपनी को ये भी रिक्वायर्ड था कि वो एक सेपरेट रुमिनेशन कमेटी बनाए। मतलब ये यूएस के नॉर्म थे कि आपको एक बनानी है सेपरेट रुमिनेशन कमेटी, और टॉप 5 एग्जीक्यूटिव को की सैलरी आपको दिखानी है। रुमिनेशन कमेटी के अंदर एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और जो चेयरमैन होता है कंपनी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। जो चेयरमैन होता है कमेटी का वो एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। रोल क्या होता है इस कमेटी का, ये डिटरमाइन करते हैं और रिकमेंडेट करते हैं बोर्ड को कि किस फ्रेमवर्क के हिसाब से या किस पॉलिसी के हिसाब को सैलरी, बेनिफिट, पेंशन या टर्मिनेशन कैसे डिसाइड करना है। ये रुमिनेशन पैकेज जो है और वो डिटरमाइन करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। ये परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस रिलेटेड स्कीम, उनके रिगार्डिंग भी पॉलिसी बनाते हैं कि परफॉर्मेंस रिलेटेड स्कीम में क्या होना चाहिए, किस हिसाब से परफॉर्मेंस को पैसे दिए जाने चाहिए। ये रिक्वेस्ट करते हैं
दे रिक्वेस्ट अप्रूवल ऑन इंसेंटिव स्कीम फ्रॉम द शेयर होल्डर मैनेजमेंट। जो मतलब इंसेंटिव स्कीम्स इन्होंने बनाई है ना, उनका अप्रूवल लेते हैं शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट से। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं कि पॉलिसी बनाते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के हिसाब से, और फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लेते हैं। फिर आ जाता है हमारी थर्ड कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी क्या करती है, वो पॉलिसी बनाती है और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है बोर्ड को विद रिगार्ड टू द नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कि कैसे नॉमिनेशन करना है या अपॉइंटमेंट करना है डायरेक्टर का। ये कमेटी जो है वो एक सिलेक्शन प्रोसीजर भी डेवलप करती है कि कैसे एक कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा, वेरियस क्राइटेरिया जो हम कंसिडर करेंगे किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर्मुलेटिंग अ नॉमिनेशन कमेटी बहुत ही ज़रूरी होती है एक अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए। नॉमिनेशन कमेटी के अंदर एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, जिनमें से मेजॉरिटी डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब अगर 3 ही डायरेक्टर हैं तो 2 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और नॉमिनेशन कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब नॉमिनेशन कमेटी का रोल क्या होता है, इसका रोल होता है आइडेंटिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ नॉमिनीज फॉर मेंबरशिप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेंबरशिप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए आइडेंटिफाई करना और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना कि इस बंदे को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रख लो। असाइन करना और एनालाइज करना जो नेसेसरी कॉम्पिटेंसी और करेक्टरिस्टिक बोर्ड मेंबरशिप में होनी चाहिए। फॉर्मुलेट करते हैं और रिव्यू करते हैं जो भी सक्सेशन प्लान बनाया है फॉर अ स्मूथ वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए। ये इंडक्शन प्रोग्राम के रिगार्डिंग भी चीज़ें मतलब पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करते हैं कि इंडक्शन प्रोग्राम कैसे होगा, ठीक है। फिर ये परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं वेरियस एम्प्लॉयज़ की इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। ये टर्म एंड कंडीशन फॉर्मुलेट करते हैं कि किस हिसाब से हम टर्मिनेशन करेंगे किसी का, या ये किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी कैंडिडेट को, सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे बोर्ड में अपॉइंट करने के लिए, वो सब भी यही करते हैं। देन आ जाता है शेयर होल्डर ग्रीवेंस कमेटी। ये सब कमेटी जो है वो बहुत ही इफेक्टिव कमेटी है और वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क इसका होता है ताकि जो शेयर होल्डर है वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके एनुअल जनरल मीटिंग में। इट लुक इनटू द वेरियस ग्रीवेंस रेज बाय द शेयर होल्डर। जो वेरियस प्रॉब्लम्स हैं जो अपनी दुख दर्द शेयर होल्डर्स बताते हैं ना, उन सब के रिगार्डिंग ये काम करती है। जैसे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, नॉन रिसिप्ट ऑफ द बैलेंस शीट, मैटर रिलेटेड टू डिविडेंड। ये जो कंपनी है वो सेबी की जो गाइडलाइंस है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके, उनके ऊपर काम करती है, उनके हिसाब से काम करती है। और ये द कमेटी ऑल्सो लुक आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। जो ट्रांसफ़र एजेंट है और रजिस्ट्रार हैं उनके काम में भी देखती है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसका काम क्या है, पहला ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करती है कि जिसकी हेल्प से जो इन्वेस्टर हैं या डिपॉजिटर हैं उसकी कंप्लेन को एड्रेस किया जाए। ये असिस्ट करती है मैनेजमेंट को रिव्यू करने में जो भी सबमिटेड कंप्लेन है या उन कंप्लेन का स्टेटस क्या है कि सॉल्व हुई या नहीं हुई। ये मॉनिटर करती है रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट की सर्विसेज को, रिव्यू करती है स्टेटस ऑफ लिटिगेशन फाइल्ड बाय और अगेंस्ट द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर कोई लिटिगेशन फाइल हुई है शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में तो उसको भी देखती है कि क्यों फाइल हुई है या क्या क्या रीज़न है, और प्रोसीजर को बहुत ही स्पीडी करती है। मतलब अगर कोई कंप्लेन आई है तो जल्द से जल्द वो सॉल्व हो जाए, ये काम करती है। और जो मैटर है डेटा अपलोड करने के रिगार्डिंग अनक्लेम डिविडेंड के, वो सब भी यही देखती है। ऑल अदर मैटर्स जो भी मतलब डायरेक्टर के हिसाब से डायरेक्टर जो भी ने कह देते हैं कि ये थोड़े बहुत मैटर और देख लो, वो भी ये कर देती है। देन आ जाते हैं नॉन मैंडेटरी कमेटी। तो पहला नॉन मैंडेटरी कमेटी में कंप्लाइंस कमेटी। कंप्लाइंस कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है ताकि जो कंपनी है वो लीगल और जो रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है जो लॉ ने सेट करी है वो सब ढंग से फॉलो करे। ये मॉनिटर करती है कंपनीज का कंप्लाइंस विद वेरियस कॉर्पोरेट पॉलिसी, कोड एंड प्रैक्टिसेस। कमेटी के अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए हु आर नॉट अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, मतलब मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशन के रिगार्डिंग उनका कुछ नहीं होना चाहिए। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं इस कमेटी के चेयरमैन को। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि ऑडिट कमेटी जो है वो फाइनेंशियल मैटर को देखती है, ये जो कंप्लाइंस कमेटी है वो नॉन फाइनेंशियल मैटर को देखती है रिगार्डिंग लॉ एंड रेगुलेशन। ये कमेटी जो है वो कंपनी देखती है कि कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कमेटी इन्वेस्ट करती है मैटर्स में रिगार्डिंग टू नॉन कंप्लाइंस विद कंपनीज पॉलिसी प्रोसीजर। अगर कोई कंपनी के पॉलिसी और प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं कर रहा है ना, उसको वायलेट कर रहा है, तो ये उसको भी देखती है। ये कमेटी जितनी भी कंप्लेंट आती है ना इनसाइड या आउटसाइड द कंपनी, उनको रिव्यू करती है। अब कंप्लेंट कौन सी आएंगी, वही कंप्लेंट मतलब कि ये कंपनी की पॉलिसी थी या प्रोसीजर था, ये फॉलो नहीं किया गया, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी या लॉ की रिक्वायरमेंट थी, ये फॉलो नहीं की गई। कंपनी जो है वो और भी ड्यूटी कैरी आउट कर लेती है अगर जो बोर्ड उन्हें असाइन कर देते हैं। तो अब आ जाता है इन्वेस्टमेंट कमेटी। इन्वेस्टमेंट कमेटी बोर्ड को हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन
से ये जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को ड्राफ्ट करती है, मतलब बनाती है, और ये रिव्यू करती है कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। इस कमेटी के अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए जो बोर्ड अपॉइंट करता है, और एक डायरेक्टर जो है वो एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटी अपॉइंट किया जाता है। इसकी पावर क्या होती है कि ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और जो गाइडलाइंस हैं वो ड्राफ्ट करती है, वो बनाती है। फिर परमिशेबल एसेट फॉर द इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी जो है वो किस किस में इन्वेस्ट कर सकती है उन एसेट्स को डिसाइड करती है, और एलोकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। और ये कमेटी जो है वो अप्रूव करती है कि हाँ यहाँ पे आप पैसा डाल दो या यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर दे तो बहुत बढ़िया है, वो सब ये अप्रूव करती है। देन जो मेंबर है एंड द चेयरमैन वो आर रिक्वायर्ड टू अप्रूव एनी अमेंडमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान में कोई भी चेंज आता है तो उसके अप्रूवल के लिए भी मेंबर और चेयरमैन को पूछना पड़ता है। जो कमेटी है वो मॉनिटर करती है इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस और कंपेयर करती है इन्वेस्टमेंट प्लान को एक्चुअल रिटर्न के साथ, कि जितना इन्वेस्टमेंट प्लान का सोचा था उतना एक्चुअल रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा। ये रिव्यू करती है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, स्ट्रैटेजी और अदर प्लान कंपनी के। दिन आ जाता है हमारी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये हेल्प करती है बोर्ड को कि वो आइडेंटिफाई कर सके करंट या फिर जो फ्यूचर में आने वाला रिस्क है। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है कंपनी की जो रिस्क टॉलरेंस है उसको देखने के लिए। रिस्क टॉलरेंस मतलब कंपनी कितना रिस्क झेलने के लिए काबिल है, अभी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी साउंड है कोई भी रिस्क को झेलने के लिए। ये कमेटी जो है इसके अंदर 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं एज वेल एज चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल डायरेक्टर होते हैं। इंडिविजुअल हु हैव रिस्क मैनेजमेंट स्किल आर चूजन फॉर अ कमेटी बाय नॉमिनेशन कमेटी। अब अगर कोई इंडिविजुअल के पास कोई कोई स्किल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की तो उसको चूज़ किया जाता है कमेटी के द्वारा नॉमिनेशन कमेटी के थ्रू। मतलब यहाँ पे जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं ना वो नॉमिनेशन कमेटी के थ्रू आते हैं, मतलब वो लोग चूज़ करते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट करते हैं इस कमेटी के चेयरमैन को, और जो कमेटी है वो कोलैबोरेट करके चलती है ऑडिट कमेटी के साथ वेरियस मैनेजमेंट में। जो फंक्शंस हैं अब इसके वो क्या क्या हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और प्लान देखती है कंपनी के, ठीक है। फिर रिस्क पॉलिसी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है ढंग से, यानी जो स्ट्रैटेजीज, एथिक्स, रिपोर्टिंग, कंप्लाइंस है वो हो रही है या नहीं, वो सब देखती है। ये इवल्यूट करती है कि कंपनी का रिस्क टॉलरेंस कितना है, और मैनेजमेंट को और बोर्ड को उसके बारे में बताती है कि जी इतना रिस्क टॉलरेंस है। ये कमेटी क्या करती है कि जो रिस्क इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ करती है इवल्यूट करने के लिए रिस्क को, और ये एडवाइस करती है बोर्ड को रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और प्रोसीजर के रिगार्डिंग। ये रिव्यू करती है रिस्क मैनेजमेंट की, प्रिपेयर करती है रिव्यू रिपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट की, और इसको एनुअल रिपोर्ट के साथ जो कंपनी की है वो अटैच कर देती है। जो चेयरपर्सन होता है इस कमेटी का वो रिपोर्ट करते हैं रेगुलरली ऑडिट कमेटी को एज वेल एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जिसकी जितनी भी फाइंडिंग और एक्टिविटी होती है। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसका बस एक सेकंड पार्ट आना है, इसके साथ आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।